हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार। तो किसी भाषा का अध्ययन करने से पहले हमें जो वर्णों के बारे में अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है, जिसमें आज अपन बात करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और उन वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रत्येक वर्ण की क्या स्थिति है और स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। जैसे बात की जाए वर्ण विचार, वर्ण की परिभाषा, ठीक, वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, जैसे परिभाषा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसके टुकड़े न किए जा सके। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। और इसी तरह जो देवनागरी लिपि के आधार पर जो ध्वनि चिन्ह है, देवनागरी लिपि के आधार पर जो ध्वनि चिन्ह है, उन ध्वनि चिन्हों के आधार पर, लिपि चिन्हों के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग। इसके कितने भाग हैं? इसके दो भाग हैं। दो भाग कौन से हैं? एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब हम बात करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। जैसे हिंदी में स्वरों की बात की जाए तो उनकी संख्या कुल 11 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन के बारे में बात की जाए तो इनकी जो कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अब अपन बात करते हैं स्वर के बारे में। ये स्वर किसे कहते हैं? अब बात आती है स्वर की कि स्वर किसे कहते हैं। तो भाषा के आधार पर देखा जाए, स्थिति के आधार पर देखा जाए तो स्वर अपने आप में एक स्वतंत्र अवस्था में बोले जाने वाले वर्ण हैं। यानी वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हो। ठीक है, कि वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। तो इस स्थिति के आधार पर देखा जाए तो वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं या बोले जाते हों उसे स्वर कहते हैं। यानी कि आप ये बात समझिए कि स्वर एक अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में है, जो ऐसे वर्ण हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं और इन स्वरों को किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे अपन बात करेंगे व्यंजन के बारे में। जो व्यंजन क्या है? जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वर किसी की सहायता नहीं लेते हैं, अपने स्वतंत्र अवस्था में है। जैसे इन जो स्वर है, इस स्वर की संख्या कुल कितनी है? 11 होती है। तो स्वर कौन कौन से बात करते हैं अभी? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ।
कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो स्वर कुल कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11, और ये जो 11 स्वर है। अब इन स्वरों में से ही जो दो भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ। अभी अपन बात करते हैं ह्रस्व स्वरों की, और एक होता है दीर्घ स्वर। अब इसमें ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर इसमें 4 है। अ इसमें ह्रस्व स्वर है, ठीक। अ इसमें क्या है? ह्रस्व स्वर है। ई इसमें ह्रस्व स्वर है। उ ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। और इसे जो लघु स्वर भी कहा जाता है, लघु वर्ण भी कहा जाता है। अब बात आती है कि दीर्घ। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ में इसमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ और ये औ, ठीक है। तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, अ, ई, उ और री। उसके बाद में दीर्घ स्वर आ गया, इसमें ई आ गया, उ आ गया, ए आ गया, आई आ गया, ओ आ गया और औ आ गया। तो ये इसमें क्या है? दीर्घ स्वर। अब अपन ये बात करते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ये बात हमें समझनी है, ध्यान में होनी चाहिए। तो ह्रस्व स्वर ये है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है। क्या होता है? कम समय लगता है। और जब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा इसमें अधिक समय लगता है। यानी कि परिभाषा के आधार पर देखा जाए कि जो दीर्घ स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें दुगुना समय लगता है। कितना समय लगता है? दुगुना समय लगता है, और इसमें कम समय लगता है। जैसे इनकी बात की जाए मात्रा मान, इनका जो मात्रा मान है 1 है। ये जो ह्रस्व स्वर है इनका मात्रा मान 1 है, और दीर्घ स्वर इनका जो मात्रा मान 2 है। कितना है? मात्रा मान 2। तो जब ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण करते समय थोड़ा कम समय लगता है, और दीर्घ स्वरों का उच्चारण करते समय इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। यानी कि दीर्घ स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से इसमें दुगुना समय लगता है। कितना समय लगता है? दुगुना समय लगता है। और एक बात ध्यान में ये रखनी है कि इसमें अ, ई, अरु और री, और ये क्या है? मूल स्वर है। कैसे हैं? ये मूल स्वर भी है। कैसा स्वर है? मूल स्वर भी है। अब अपन बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? अब देखिए, व्यंजन की परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो व्यंजन के वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो। अब देखिए, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। अब अपन बात करते हैं कि जो व्यंजन हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है? 33। कुल कितनी होती है? 33। जो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इसमें क वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा, ट वर्ग पूरा, त वर्ग पूरा और प वर्ग। प वर्ग और उसके साथ में य, र, ल, व, ये तो आते ही हैं, ठीक। जैसे क, ख, ग, घ, य, च, श, ज, झ, य, ट,
ठ, ड, ढ, हाँ, उसके बाद है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब ये व्यंजन है, इसमें क वर्ग पूरा आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया, और उसके अलावा य, र, ल, व, य, र, ल, व, श, श, स और ह। अब ये इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और क चटतप और य, र, ल, व, स, स, ह। तो ये क्या है? व्यंजन है। और इन जो व्यंजनों की संख्या है और जो कुल मिलाकर कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। उसके अलावा अक्षत्रज्ञ भी हैं, उसके बारे में अपन आगे बात करने वाले हैं। तो अक्षत्रज्ञ है तो वो कैसे वर्ण है? संयुक्त वर्ण है। कैसे वर्ण है? संयुक्त वर्ण है अक्षत्रज्ञ। ये भी इसके साथ में, लेकिन वो तो है, वो कैसे हैं? संयुक्त वर्ण है। आगे इसके बारे में अपन बात करते हैं। अक्षत्रज्ञ, तो ये तीनों ही वर्ण हैं जो कैसे हैं? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण का मतलब क्या हुआ? इन वर्णों का उच्चारण जब किया जाता है तो मिले हुए रूप के आधार पर आगे अपन इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये इतना ही आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई इसके टुकड़े न किए जा सके वो वर्ण है। स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या 11, व्यंजन 33 है। स्वर है जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में वो स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या ये 11 है। उसमें हर्ष स्वर अर्थात जो मूल स्वर बोले जाते हैं, मूल वर्ण बोले जाते हैं, ये 4 संख्या इसकी। ये दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, और उनका मात्रा मान 2 है। जब उनका उच्चारण करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है और इनमें कम समय लगता है। व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में इसके आगे अपन बात करते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान भी हमें आना चाहिए। ये भी एक भाषा की से संबंधित अच्छी जानकारी है। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान यानी कि जो भी वर्ण है उस वर्ण का अपन उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा की मुख में क्या स्थिति होती है और मुख से किस प्रकार की ध्वनि निकलती है, और उस आधार पर इनका उच्चारण स्थान भी रहता है। तो इन वर्णों के उच्चारण स्थान को याद करने का एक अच्छा सा फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को संस्कृत में भी काम में लिया जाता है। संस्कृत में भी काम में लिया जाता है और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके और उसमें अपने हिंदी में भी काम में ले सकते हैं। कौन कौन से? जैसे अभी लिखता हूँ मैं, अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग, कंठा, इचुई साना, इचुई साना, तालु, रिटूर शाणा, मूर्धा, लितृषाणा, लितृषाणा, दंता, उपमध्य ओष्ठ, उपमध्य ओष्ठ, एदयितो, कंठ तालु, ओ, औ, कंठ ओष्ठ,
व दंत ओष्ठ। अब देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा। मूर्धा उस स्थान को कहते हैं कि दांतों के बाद में जो हमारा खुरदरा स्थान है जहाँ जीभ टकराती है उसे मूर्धा। उसके बाद वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा दांत से टकराती है तो दंता। और उसके बाद वर्णों का उच्चारण करते समय जब होठों का संचलन अधिक होता है तो ओष्ठे। उसके बाद नासिका भी है, उसके बारे में अपन वर्णन करते हैं। तो इसमें ये हमें फॉर्मूला यदि याद है, ये फॉर्मूला याद है, सारे के सारे वर्णों के बारे में अपन आराम से बता कर सकते हैं। ठीक है, अकु विशेषी कंठा, इचुषाना तालु, ऋटुषाना मूर्धा, दीर्घुषाना दंता, उपमध्य ओष्ठ। उपमध्य ओष्ठ, ए दयितु कंठ तालु, ओ दयितु कंठ ओष्ठ। तो इस फॉर्मूले के आधार पर अपन सारे के सारे वर्णों को लिख सकते हैं। अभी अपन लिख सकते हैं, जैसे इसमें अ आ गया, अ आ गया तो समझ लीजिए कि अ भी इसके साथ में और आ भी इसके साथ में, ये आ गया, अ भी आ गया और आ गया। उसके बाद में है कु। इस जगह लिखा हुआ भले कु है लेकिन अपन को लेना है इसमें क वर्ग। कौन सा वर्ग लेना है? क वर्ग। क, ख, ग, घ, ढ़ और उसके बाद में आया है ह। उसके बाद में क्या आया है? ह आया है, तो ह भी इसके साथ में आएगा। ह और ह के बाद में विसर्ग, विसर्ग युक्त वर्ण। कौन से? विसर्ग युक्त। तो उसमें अकु विसर्ग का मतलब ये होगा। अब इचुषाना तालु, इचुषाना तालु, तो उसमें ई आया है। क्या आया है? ई आया है, तो इसमें ई और ई, ये हो गया। उसके बाद में इसमें चू आया, जैसे इसमें कु आया था इसमें चू आया है, लेकिन अपन को चू आया है तो इसलिए कौन सा वर्ग काम में लेना है? च वर्ग। आया क्या है? चू आया है, तो वर्ग कौन सा काम में लेना है? च वर्ग। जैसे च, श, ज, झ और य। च, श, ज, झ, य, ये आ गया च वर्ग। च वर्ग को हमने काम में ले लिया। उसके बाद में आएगा य। क्या आया है? य, तो उसकी जगह अपने काम में ले लिया य। उसके बाद में क्या आया है? श संकर। ठीक है, इस श को काम में लेंगे, ये आया श। ठीक है, तो उसमें ई को काम में लिया, च वर्ग, य और श। इस ना को काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद में ऋटुषाणा मूर्धा, ऋटुषाणा मूर्धा, मूर्धा जो दांतों के बाद में पीछे जो खुरदरा स्थान है, तो उसमें आ गया री। री के बाद में क्या है? टू। इस जगह कु आया तो क वर्ग काम में लिया, इस जगह चू आया तो च वर्ग काम में लिया, इस जगह टू आ रहा है तो क्या काम में लेंगे? ट वर्ग। कौन सा? ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ये ढ। ठीक है, ये काम में ले गया, ट काम में ले लिया, ठ, ड, ढ, ढ। उसके बाद में क्या आया है? र। उसके बाद में क्या आया है? र। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा? र। र के बाद में क्या आया है? श, स षटकोण, ये आ गया श। अब इसमें इसके पीछे जो ना आया है, ठीक है, इसको हमने ना लिखा है तो इसको काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पीछे पीछे जो ना आ रहा है इसको काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। अब है लृ तुलसाना दंता। लृ, ये जो लृ है ये संस्कृत में काम में लिया जाता है, इसको अपन काम में नहीं लेंगे। इस जगह तू आया है तो इसलिए कौन सा अपन काम में लेंगे? त वर्ग। क्या है? त वर्ग। त, थ, द, ध और ये न। त, थ, द, ध, न, ये आ गया त वर्ग। त वर्ग के बाद में ल आएगा, ये आ गया ल। ल के बाद में क्या है? छ, सपेरा, ये सब। इसको काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही पे बात कर ली है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद में है उपमध्य ओष्ठ। तो इसमें मध्य को आप छोड़ते हुए, इसको अलग करते हुए और ऊ को काम में लेना है।
क्या, छोटा ऊ, ये ऊ, और उसके बाद में प, क्या आएगा, प, प, फ, ब, भ और ये म, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद में ए और आई, जब इसका अपन उच्चारण करते हैं तो कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों का संचलन साथ में होता है, जैसे ए, ऐ, ठीक है, ओ, औ। तो ये इसमें भी कंठ और ओष्ठ है। इसमें व है तो व में भी क्या है, दंत और उसके साथ साथ में ओष्ठ। तो इस आधार पर सारे के सारे वर्णों का ये उच्चारण स्थान है। यदि अपन को इतना फॉर्मूला याद है और इस फॉर्मूले के आधार पर ये संस्कृत में भी काम में लिया जाता है, मैंने आपको बताया है, लेकिन थोड़ा सा संस्कृत वाले में परिवर्तन करके इस जगह भी अपन को आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जैसे इनका उच्चारण करो तो सभी कंठ से ध्वनि आएगी, अपने कंठ से ध्वनि आएगी, अ, आ, क, ख, ग, घ, य, ह। और जैसे तालु में ई, च, श, ज, झ, य, य, स। जैसे मुर्दा में री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श। तो इस प्रकार सारे के सारे जो इनके दंत से ध्वनि आ रही है। अब इन वर्णों का जब अपन उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा है वो कहाँ टकराएगी, दांतों से। त, थ, द, ध, न, ल, स, ओष्ठे। और इन वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो होठों का संचलन अधिक होगा, उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। और ए और आई कंठ और तालु है, ओ और औ कंठ ओष्ठ है, और वह है वो दंत और ओष्ठ से के आधार पर वर्णों का उच्चारण होता है। अब अपन अगली बात करते हैं नासिक के वर्ण। तो नासिक वर्ण में क्या है कि प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उनको नासिक वर्ण कहा जाता है। नासिक क्योंकि जब उनकी जो ध्वनि है, जब बोलते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे इसमें र हो गया, यह हो गया, ह हो गया, न हो गया और ये म। तो ये कैसे वर्ण है, नासिक के वर्ण है। अब देखो जैसे अपने पहले जो वर्ण पढ़े हैं उनके साथ में भी इनको बोला है, लेकिन अपनों अलग से पूछ लिया जाए, परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाए कि नासिक के वर्ण कौन से हैं या नासिक के वर्णों के बारे में लिखिए, तो जिनकी ध्वनि अधिकांश जो नाक से निकलती है तो ये वर्ण है वो नासिक के वर्ण है। उसके बाद में अगले अपन बात करते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से है, य, र, ल और व। ये कैसे वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। कैसे है, अंतस्थ वर्ण है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं ऊष्म। ऊष्म वर्ण। अब देखो इन्हें ऊष्म वर्ण क्यों करते हैं कि जब इन वर्णों का अपन उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्राणवायु है और उनका उच्चारण करते समय थोड़ी उष्णता प्रदान होती है और उष्ण जो हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। कौन कौन से हैं, श, श और ये ह, श, स, स और ह, ये ऊष्म वर्ण है। कैसा वर्ण है, ऊष्म वर्ण है। तो इस आधार पे ये जो नासिक के वर्ण के बारे में आपको समझ में आ गया, ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, अंतस्थ, य, र, ल, व, ऊष्म वर्ण श, श, ह। अब इससे आगे अपन बात करते हैं जो संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण से कहने का आशय है जो एक वर्ण है जिसमें जो 2 या 3 वर्णों का संयोजन है, 2 या 3 वर्णों का जो मिला हुआ रूप है, और उसे अपन क्या कहते हैं, जो संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें श क्षत्रिय,
त्रिशूल या ज्ञानी, और ये ऐसे श्र जो श्रीमान अपन लिखते हैं तो समय काम में लिया जाता है। जैसे इसका मेरा रूप कैसे हैं, क श और ये वर्णों का संयोजन क श और ये अ, इन तीनों का संयोजन मिलके एक वर्ण बना है श। अब उसके बाद में त्र त र और अ, ये त्र ये भी संयुक्त वर्ण है। अब आते हैं ज ज य और अ, तो ये भी संयुक्त है। अब स्र श र और अ। तो इस प्रकार से ये तीनों ही संयुक्त वर्ण हैं। तो इसी प्रकार से आप वर्ण विचार से संबंधित ये सारी जानकारी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, और उसके बाद में जो भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के रूप में लिख सकते हैं। और थैंक्स, धन्यवाद।